अभिराज सिंघानिया एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में अपनी मेहनत से बिजनेस वर्ल्ड में अपनी जगह बनाई और देखते ही देखते बिजनेस वर्ल्ड में छा गया। 27 साल का अभिराज सिंघानिया देखने में बहुत हैंडसम है। उसकी हाइट 6 फीट, आंखें काली, बाल रेशमी काले जो हमेशा बिखरे रहते हैं, रंग गोरा और उसकी मस्कुलर बॉडी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। लड़कियां तो उसकी एक झलक देखते ही उसकी दीवानी हो जाती हैं और उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, पर उसे आज तक कोई भी लड़की नहीं भाई। अभिराज एक बहुत गुस्सैल और अपने आप में खोया रहने वाला लड़का है। उसके दो दोस्त हैं, सूरज और चुप्पी, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। अधिराज का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका एक अतीत है जिससे वो निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। अपने अतीत को भूलने के लिए वो अपने आप को काम में झोंके रखता है। अभिराज का ऑफिस एक 10 मंजिल बिल्डिंग में था। ये पूरी बिल्डिंग अधिराज की थी। सबसे टॉप फ्लोर पर अधिराज का प्राइवेट फ्लोर था। उस फ्लोर पर जाने की परमिशन सूरज और चुप्पी के अलावा और किसी को नहीं थी। अधिराज का ऑफिस 9th फ्लोर पर था। एक दिन अधिराज अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि किसी ने उसके कैबिन का डोर नॉक किया। उसने अपनी फाइल में ही सिर झुकाए हुए कहा, कम इन। किसी के अंदर आने पर उसने सिर उठाकर देखा तो उसने देखा कि उसकी बिल्डिंग के गेट का गार्ड खड़ा है। अधिराज ने पूछा, बोलो क्या काम है? अधिराज के पूछते ही वो गार्ड फूट फूट कर रोने लगा। आप पहले रोना बंद कीजिए और बताइए क्या बात है। गार्ड बोला, साहब मेरी बेटी कल कॉलेज गई थी, अब तक लौट कर नहीं आई। आज भी शाम होने को आई है और अब तक भी उसकी कोई खबर नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, सब जगह ढूंढ लिया पर उसकी कोई खबर नहीं। अधिराज ने पूछा, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? गार्ड बोला, हाँ साहब लिखाई। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कोई पता चलेगा तो वो बता देंगे। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। साहब मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। मेरी बेटी को ढूंढने में अगर आप कोई मदद कर दें तो मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अधिराज ने उनसे कहा, आप जाइए और रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। गार्ड बाहर चला गया। अधिराज ने सूरज को कॉल की और बोला, मेरे केबिन में आना। सूरज अधिराज के केबिन में आया तो अधिराज ने उससे सारी बात बताई और कहा कि वो गार्ड की लड़की की 1 घंटे के अंदर अंदर सारी डिटेल निकलवा कर उसको बताए। यह सुनकर सूरज तेजी से वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद सूरज अधिराज के केबिन में आया और बोला, भाई गार्ड काका की लड़की के साथ और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अगवा की गई हैं। उन सबको काली दादा ने अगवा करवाया है और वो इन सारी लड़कियों को कल दुबई भेजने वाला है। ये सुनते ही अधिराज की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपने टेबल की खुफिया ड्रॉर खोली, उसमें से एक गन निकाली और चेयर से उठकर बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे सूरज भी बाहर आ गया। दोनों लिफ्ट से नीचे आए तो अधिराज की गाड़ी बाहर खड़ी थी और उसके 10-12 बॉडीगार्ड्स भी बाहर खड़े थे। अधिराज गाड़ी के पास आया तो एक गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का डोर खोल दिया। अधिराज उसमें बैठ गया। सूरज भी अधिराज के साथ बैठ गया। उनके बैठते ही सारे गार्ड्स भी गाड़ी में बैठ गए। 2 गाड़ी अधिराज की गाड़ी के आगे और 2 गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे चल पड़ी। दूसरी तरफ एक बड़ा सा गोदाम। यहाँ चारों ओर कुछ गुंडे पहरा दे रहे थे। उन सबके हाथ में कुछ हथियार थे, जैसे कि चाकू, पिस्तौल और हॉकी स्टिक। उस गोदाम के एक कोने में एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ था और 3-4 आदमी कुछ लड़कियों को उस कंटेनर में जबरदस्ती धकेल रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर एक आदमी चेयर पर बैठा ये सब देख रहा था। करीब 6 फीट का हट्टा कट्टा आदमी था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी, माथे पे बड़ा सा काला टिक्का लगाया हुआ था। उसने ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट पहनी हुई थी जिसके सारे बटन खुले थे और शर्ट के दोनों साइड के कोनों को बीच में पकड़कर गांठ बांधी हुई थी, जिससे उसकी पहनी हुई सफेद बनियान दिख रही थी। उसने गले में एक मोटी सोने की चैन पहनी थी। वो बैठा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था और अपने सीने पर हाथ रखकर सहला रहा था। ये मदन है। मदन काली दादा का आदमी है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी फुल स्पीड में उसके गोदाम का गेट तोड़कर अंदर आकर उस आदमी के ठीक सामने रुकती है। गाड़ी इतनी तेजी से आती है कि चेयर पर बैठा वो आदमी सीधा नीचे गिर जाता है। उसका एक आदमी आकर उसे उठाता है और बोलता है, मदन भाई आप ठीक हो? मदन उसका हाथ झटक कर गुस्से से गाड़ी के पास जाकर बोलता है,
साले कौन है रे तू, निकल बाहर। तभी गाड़ी का गेट खुलता है और उसमें से अधिराज बाहर उतरता है। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकलता है, अधिराज। अधिराज ठीक उसके सामने खड़ा था। इस वक्त उसने ब्लैक पैंट विद वाइट शर्ट पहनी थी। मदन उसे देखता रह जाता है। 6 फीट हाइट, काले रेशमी बाल, उसकी वो गहरी काली आंखें, लंबी नाक, पतले होंठ, चेहरे पे बियर्ड। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले होने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी। अधिराज अपने लंबे कदमों से चलकर मदन के सामने आकर खड़ा हो गया। वो गुस्से से मदन को घूरने लगा। अधिराज अपने गुस्से की आवाज में बोला, लड़कियों को छोड़ दो। मदन हंसते हुए बोला, तू इन लड़कियों को छुड़ाने आया है? तू एक बिजनेसमैन है, कोई गुंडा नहीं जो मैं तेरे से डर जाऊंगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी मदन अपने आदमियों को इशारा करता है तो वहां खड़े मदन के आदमी अधिराज पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहां 4 गाड़ियां और आ जाती हैं और उनमें से अधिराज के सारे आदमी उतरकर मदन के आदमी पर गन तान देते हैं। अधिराज मदन को घूरते हुए बोला, चुपचाप मेरी बात मान, मुझे ज्यादा झंझट नहीं चाहिए। पर मदन नहीं मानता और दोनों के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में मदन के आदमी वहां जमीन पर गिरे हुए थे। ये सब देखकर अब मदन को पसीने आने लगते हैं। अधिराज मदन को घूरते हुए अपने मुंह में एक सिगरेट रखकर उसकी कश लेकर पूछता है, लड़कियां कहाँ हैं? मदन उस कंटेनर की तरफ इशारा करता है तो अधिराज उसे घूरते हुए सूरज से बोला, सूरज लड़कियों को बाहर निकाल। सूरज कंटेनर के पास जाकर कंटेनर खोलता है। तभी मदन अधिराज को धक्का देकर अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है। अधिराज अपनी सिगरेट जमीन पर फेंककर अपने जूते से उसे बुझाता है और मदन की तरफ बढ़ जाता है। अधिराज धीरे धीरे मदन की तरफ बढ़ रहा था। अधिराज को अपनी तरफ आता देखकर मदन पीछे होने लगा, पर अभी भी उसकी गन अधिराज पर ही थी। तभी मदन लड़कियों के पास पहुंच गया। मदन जानता था कि अधिराज एक पावरफुल इंसान है, उसको मौत का डर नहीं है, लेकिन वो आज उसे मारकर ही रहेगा। पर मदन को अधिराज को गन दिखाने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। मदन को अब अपनी जान की फिक्र हो रही थी। वो घबराकर बोला, देख अधिराज, चला जाए यहाँ से, ये काली दादा की लड़कियां हैं। अगर काली दादा को पता चल गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वो पीछे हट रहा था कि तभी मदन वहां कंटेनर से बाहर निकलकर खड़ी लड़कियों में से एक लड़की के बाल पकड़कर उसके सिर पर गन रख देता है। अधिराज जो कि मदन की तरफ बढ़ रहा था, उसकी नजर जब उस लड़की पर जाती है तो वो अपनी जगह रुक जाता है। अधिराज बड़े ध्यान से उस लड़की को देखने लगता है। लड़की का गोल चेहरा, गोरा रंग, पतली नाक, गुलाबी होंठ और उसकी आंखें तो इस वक्त बंद थी। अधिराज उस लड़की को ध्यान से देख रहा था कि तभी लड़की ने अपनी आंखें खोली। लड़की की आंखें खोलते ही उसकी नीली आंखें देखकर अधिराज शॉक हो गया। अधिराज को ऐसे ही खड़ा देखकर मदन अपनी गन का टिकट दबाने ही वाला होता है कि तभी सूरज उस पर गोली चला देता है, जिससे उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। अधिराज का गोली चलने से ध्यान टूटता है। वो भी सेंस में आकर मदन पर गोली चला देता है, पर मदन उस लड़की को आगे कर देता है, जिससे अधिराज की चलाई हुई गोली लड़की के कंधे को छूकर निकल जाती है। लड़की के कंधे से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। पर इससे पहले कि वो गिरती, अधिराज दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लेता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर मदन भागने की कोशिश करता है, पर तभी सूरज मदन पर दूसरी गोली चला देता है। गोली सीधा मदन के पैर पर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। अधिराज अभी अपनी बाहों में बेहोश लड़की का चेहरा देख ही रहा था। उसका ध्यान सूरज की आवाज से टूटा। सब लड़कियों को निकाल लिया भाई, अब क्या करें? अधिराज ने सूरज को देखा और बोला, सब लड़कियों को उनके घर सही सलामत भेज दो। इतना बोलकर अधिराज ने उस लड़की को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। और सूरज बस हैरानी से अधिराज को देख रहा था। अधिराज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सूरज ने जब अधिराज को जाते देखा तो कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो वो भी भागकर गाड़ी स्टार्ट करके अधिराज की गाड़ी के पीछे हो लिए। अधिराज के जाने के बाद सूरज ने अपना सिर झटका और अपने कुछ आदमियों के साथ लड़कियों को उनके घर भेज दिया। गार्ड की लड़की भी उन लड़कियों में ही थी, तो उसको भी हिफाजत से सूरज ने घर छोड़ने के लिए भेज दिया। फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर अधिराज के पीछे चल दिया। कुछ ही देर में अधिराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
अधिराज अपनी गाड़ी रोककर लड़की को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अधिराज लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाकर डॉक्टर को आवाज देता है। अधिराज को देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर भागते हुए उसके पास जाते हैं। अधिराज डॉक्टर को लड़की को देखने को बोलता है। डॉक्टर लड़की को चेक करके वार्ड बॉय से बोलकर अंदर लेकर जाता है। अधिराज भी उनके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज भी वहां पहुंच जाता है। अधिराज सूरज को देखकर बोला, लड़कियां? सूरज बोला, भाई सबको उनके घर भेज दिया है। अधिराज ने बस अपना सिर हिला दिया। तभी डॉक्टर लड़की के कमरे से बाहर आए। अधिराज ने उन्हें देखा जैसे लड़की की तबीयत के बारे में पूछ रहा हो। डॉक्टर थोड़ा डरते हुए बोला, सर वो अब ठीक है, गोली बस उनके कंधे को छूकर निकली है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। अधिराज ने डॉक्टर से पूछा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर बोला, नहीं सब ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर डॉक्टर जल्दी से वहां से चला गया। सब अधिराज के गुस्से से डरते हैं, इसलिए कोई भी अधिराज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। सूरज अधिराज को ही देख रहा था। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद सूरज अधिराज को देखते हुए बोला, भाई अब चले? अधिराज उसे देखकर बोला, लड़की को होश में आने दे। अधिराज की बात सुनकर सूरज हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने अधिराज को कभी किसी लड़की की इतनी फिक्र करते नहीं देखा था। पर वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। लगभग 15 मिनट बाद लड़की के कमरे से एक नर्स बाहर आई और बोली, सर उन्हें होश आ गया है। नर्स की बात सुनकर अधिराज अपना सिर हिलाकर कमरे के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के बेड पर वो लड़की आंखें बंद किए हुई थी। उसके माथे और कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी अधिराज कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। किसी के आने की आहट से लड़की अपने आंखें खोल देती है। अपने सामने अधिराज को देखकर लड़की बस उसे ही देखती रहती है। लड़की अधिराज की काली गहरी आंखों में देखते हुए डूब जाती है। वहीं अधिराज उसकी नीली आंखों में गुम हो जाता है। फिर अधिराज एकदम अपने होश में आता है और उस लड़की का ध्यान अधिराज की सर्द आवाज सुनकर टूटता है। उसने अपनी सर्द आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की अधिराज की बात सुनकर बस अपना सिर हिला देती है। तो अधिराज आगे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की अधिराज को देखते हुए बोली, परी। मेरा नाम परी है। अधिराज कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और सूरज अंदर आया और अधिराज से बोला, भाई अब हमें चलना चाहिए। सूरज की बात सुनकर अधिराज कुछ नहीं बोला, पर एकदम से परी बोली, क्या आप जा रहे हैं? जाना है तो जाएं, पर हॉस्पिटल का बिल देकर जाना। परी की बात सुनकर अधिराज और सूरज परी को हैरानी से देखते हैं। उनको खुद की तरफ ऐसे देखता पाकर परी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे चोट इनकी वजह से ही लगी है, तो बिल यही देंगे ना? परी की बात सुनकर अधिराज और सूरज अभी हैरान थे। तभी अधिराज ने सूरज को कुछ इशारा किया तो सूरज कमरे से बाहर चला गया। सूरज के जाने के बाद अधिराज खुशी के पास आकर बोला, बिल मैं भर दूंगा, तुम अपने घर वालों का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। अधिराज की बात सुनकर परी जल्दी से बोली, नहीं। परी के ऐसा बोलने से अधिराज थोड़ा हैरान हो गया और परी को घूरने लगा। परी बात संभालते हुए बोली, वो मेरा मतलब है, उन्हें क्यों परेशान करना, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। अधिराज उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला, पर परी को ध्यान से देखने लगा। खुद को अधिराज को ऐसे घूरता हुआ देखकर परी को थोड़ा अजीब लगा, तो वो बोली, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर वो लेटने लगती है, पर उसके कंधे में एक दर्द उठा, जिससे परी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। परी की चीख सुनकर अधिराज जल्दी से उसके पास आया और उसे अच्छे से लेटाकर डॉक्टर को आवाज दी। डॉक्टर आकर परी को चेक करते हैं, पर सब कुछ ठीक है बोलकर चले जाते हैं। परी को भी दवाई के असर की वजह से नींद आ गई और वह सो गई। परी के सोते ही अधिराज उसे ध्यान से देखने लगा, फिर उसके कमरे से बाहर आ गया। अधिराज कमरे से बाहर आकर एक सुनसान कॉरिडोर में जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। वो खिड़की के कांच से बाहर देखते हुए अपने मुंह में एक सिगरेट रखकर उसे लाइटर से चुराकर कश लेने लगा। अधिराज ने सिगरेट पीते हुए मन में कहा, तुम वही हो, मेरा दिल कह रहा है। तभी सूरज आकर अधिराज के पीछे खड़ा होकर बोला, भाई मैंने बिल भर दिया है। अधिराज बिना उसकी तरफ मुड़े बोला, सूरज मुझे 1 घंटे के अंदर इस लड़की परी की सारी डिटेल चाहिए। अधिराज की बात सुनकर सूरज हैरान हो गया, पर वो ठीक है भाई बोलकर चला गया। सूरज के जाने के बाद अधिराज सिगरेट नीचे फेंककर अपने पैरों से बुझाते हुए बोला,
बस 1 घंटा, फिर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर अधिराज वहां से परी के कमरे की तरफ चला गया। वो कमरे के अंदर जाकर परी को सोया हुआ देखकर बस उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, क्या है तुम में? क्यों तुम्हें देखकर मन में अजीब सी फीलिंग हो रही है? थोड़ी देर तक निहारने के बाद अधिराज कमरे से बाहर आकर बेंच पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को आगे कर घुटनों पर अपनी कोहनी रखकर सिर नीचे झुका लिया। 45 मिनट बाद सूरज अधिराज के पास आया और बोला, भाई, उसके बारे में सब पता कर लिया है? अधिराज ने अपना सिर उठाकर उसे एक नजर देखा, फिर उठकर हॉस्पिटल के बाहर आ गया। सूरज भी उसके पीछे ही बाहर आ गया। दोनों इस वक्त गार्डन में खड़े थे। वहां पर आजू बाजू ज्यादा लोग नहीं थे और अधिराज के बॉडीगार्ड्स ने भी थोड़ी दूरी बनाकर अपनी पोजीशन ले ली थी। अधिराज ने फिर से एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखकर चलाई और सूरज को बोलने का इशारा किया। सूरज बोला, भाई, लड़की का नाम परी है, वो यहाँ की नहीं है। वो इतना बोला ही था कि अधिराज बोला, वो सूरत की है। अधिराज की बात सुनकर सूरज को एक बार फिर झटका लगा। फिर वो आगे बोला, भाई, उसकी माँ वो जब छोटी थी तभी गुजर गई थी और वो अपने पापा के साथ रहती थी सूरत में। वो इकलौती है, ना कोई भाई ना कोई बहन। बाप एक मामूली टीचर था, उसकी भी मौत हो गई। बाप के मरने के बाद लड़की को उसके चाचा चाची अपने साथ यहाँ यानी मुंबई लेकर आ गए। लेकिन इतना बोलकर सूरज थोड़ा रुका तो अधिराज बोला, लेकिन क्या? सूरज गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक बोझ थी, इसलिए उन्होंने इस लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और फिर उसे 25 लाख में काली को बेच दिया और काली इसे बाकी सारी लड़कियों के साथ दुबई भेज रहा था। एक बात और है, इसके चाचा की एक ही लड़की है, मीना, जो अपने माँ बाप के साथ मिलकर इसे बहुत सताती थी और सुना है कि वो काली के खास आदमी रमन के बहुत करीब है। इतना बोलकर सूरज चुप हो गया। उसने अधिराज को देखा तो हैरान हो गया। अधिराज की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध रखी थी, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। सूरज जैसे जैसे परी के बारे में बता रहा था, अधिराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर में सूरज डरते हुए उसके पास गया और बोला, भाई, आप ठीक तो हो ना? अधिराज गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, मुझे काली चाहिए। सूरज बोला, जी भाई। अधिराज ने सूरज को जाने का इशारा किया और फिर खुद गार्डन की एक बेंच पर बैठ गया। अधिराज ने अपनी आंखों को बंद किया तो उसके सामने नीली आंखों वाली एक लड़की का चेहरा घूम गया। अधिराज झट से अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेकर हॉस्पिटल के अंदर आकर सीधा परी के कमरे में आ गया। अधिराज ने देखा परी अभी सो रही थी। उसका वो मासूम चेहरा देखकर अधिराज के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। अधिराज वहीं बेड के पास खड़े होकर परी को देखने लगा। फिर उसने धीरे से अपने हाथ से उसका सिर सहलाया। वो झुककर उसके माथे को चूमने लगा, पर अचानक रुक गया और परी से दूर हो गया। अधिराज अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यही सब सोचते हुए अधिराज वहीं सोफे पर बैठकर परी को देखने लगा। ऐसे ही परी को देखते देखते अधिराज को नींद आ गई और वो वहीं सोफे पर ही सो गया। आधी रात को अधिराज के कानों में कुछ अजीब आवाजें आने लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहां देखा तो उसकी नजर परी पर जाकर रुक गई। अधिराज ने देखा कि परी नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। वो सोफे से उठकर उसके पास आया। उसने देखा कि परी के माथे और गले पर पसीना आ रहा था और वो शायद डर रही थी। अधिराज उसके थोड़े और करीब होकर उसके शब्द सुनने की कोशिश करने लगा। जैसे ही परी के शब्द उसके कान में पड़े, वो एकदम से शॉक हो गया। परी नींद में बोल रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो। अधिराज उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। अब अधिराज उसे उठाने की कोशिश करने लगा ताकि वो शांत हो जाए, पर वो उसके उठाने पर भी नहीं उठी। परी नींद में लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। अधिराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे शांत करे। आखिर में अधिराज अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद परी शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा दर्द दिख रहा था।
परी के चेहरे का दर्द देखकर अधिराज को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने झुककर बड़े प्यार से परी के माथे को चूम लिया। अधिराज के ऐसा करते ही परी के चेहरे पर दिख रहा दर्द गायब हो गया। अधिराज कुछ देर और उसके सिर को सहलाता रहा, फिर वो भी परी के पास बिस्तर पर बैठ गया और उसका सिर सहलाते सहलाते उसे भी वहीं नींद आ गई। सुबह के वक्त जब परी की आंख खुली तो यहाँ वहां देखने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कुछ है। परी ने अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो ये किसी का हाथ था। फिर परी ने अपने बगल में देखा तो अधिराज उसके बेड से टिका बैठा सो रहा था और उसका एक हाथ परी के सिर पर था। परी उसे अपने पास देखकर डर गई और चिल्लाते हुए अधिराज को धक्का मार दिया। परी के ऐसे धक्का मारने की वजह से अधिराज जो नींद में था वो सीधा बेड के नीचे धड़ाम करके गिर गया और परी बेड पर उठकर बैठ गई। वहीं गिरने की वजह से अधिराज की नींद खुल गई और वो अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, ऐसे कौन जगाता है? परी अपनी बड़ी बड़ी और नीली आंखें टिमटिमाकर बोली, मैं आपको जगाने ही रही थी, मैंने तो आपको धक्का दिया था। परी की बात सुनकर अधिराज हैरानी से उसे देखते हुए बोला, पर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? परी अपनी नीली आंखों में मासूमियत लाकर बोली, वो मैं आपको अपने बेड पर देखकर डर गई थी। अधिराज उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे देखकर डर गई थी? फिर थोड़ी तेज आवाज में बोला, अरे डरा तो तुमने दिया था मुझे रात में। परी उसे देखकर बोली, मैंने क्या किया? अधिराज अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, तुमने क्या किया? अरे तुम। इतना बोलकर अधिराज कुछ सोचकर बोला, छोड़ो, जाने दो। परी अभी भी अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रही थी तो अधिराज बोला, अब क्यों घूर रही हो? मुझे फिर से गिराने का इरादा है क्या? परी बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे भूख लगी है। इतना बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसका वो मासूम चेहरा देखकर अधिराज का सारा गुस्सा पिघल गया। वो बोला, 5 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नर्स को अंदर भेजता हूँ। इतना बोलकर अधिराज कमरे से बाहर निकल गया और एक नर्स को अंदर भेज दिया। अधिराज सूरज को फोन कर कुछ खाने के लाने के लिए बोला। सूरज भी अधिराज के कारण घर नहीं गया था। अधिराज वहीं बेंच पर बैठ गया और बेंच पर बैठते ही उसके कमर में हल्का दर्द हुआ तो अचानक उसे उसका गिरना और परी की मासूमियत याद आ गई और ये सब याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। वहां से जाती एक नर्स ने जब अधिराज के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वो हैरान होकर अपनी आंखें मलने लगी। नर्स को ऐसा करते अधिराज ने भी देख लिया, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा ली और अपने सीरियस मूड में आ गया। नर्स ने जब अपनी आंखें मलकर दोबारा अधिराज को देखा तो अधिराज के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि गुस्सा था और वो नर्स को ही घूर रहा था। नर्स उसका वो गुस्सा वाला चेहरा देखकर वहीं से भाग गई। नर्स के जाने के बाद अधिराज ने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया। वो परी के कमरे के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। तभी सूरज हाथ में खाना लेकर आया। सूरज को देखकर अभिराज ने खड़े होकर वो खाना लिया तो सूरज बोला, भाई आप घर जाएं, यहाँ मैं रुकता हूँ, आप थक गए होंगे। अधिराज सूरज को देखकर बोला, डॉक्टर के पास जाकर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करो। इतना बोलकर वो कमरे के अंदर चला गया। अधिराज के जाने के बाद सूरज मन में सोचने लगा, भाई को क्या हुआ है, क्यों इस लड़की की इतनी फिक्र कर रहे हैं। वो यही सब सोचते हुए डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। यहाँ कमरे में परी बेड पर बैठी हुई थी और नर्स उसकी ड्रेसिंग कर रही थी जो लगभग पूरी हो गई थी। तभी अधिराज अंदर आया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। नर्स का काम होने के बाद अधिराज ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। नर्स के जाने के बाद अधिराज खाना जो कि दलिया था लाकर परी को देने लगा। परी ने दलिये पर एक नजर डाली और उसे देखकर मुंह बना लिया और अधिराज को घूरकर बड़बड़ाते हुए बोली, कंजूस, पैसे बचाने के लिए सस्ता खाने लाए हैं। अधिराज दलिया का बाउल उसे देते हुए बोला, कंजूस नहीं हूँ, तुम बीमार हो। परी उसकी बात सुनकर थोड़ा झेप गई। अधिराज ने उसके सामने दलिया रखा और बोला, खाओ इसे। परी मुंह बना बना कर दलिया खाने लगी। तभी सूरज कमरे में आया और बोला, भाई डिस्चार्ज मिल गया है। परी ने जैसे ही ये सुना कि डिस्चार्ज मिल गया तो वो थोड़ा परेशान हो गई। अधिराज भी उसके चेहरे पर परेशानी देख सकता था। अधिराज परी के पास आकर बोला, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है, तुम्हारे घर वालों को फोन कर और बोलो कि वो तुम्हें लेने आए। अधिराज की बात सुनकर परी परेशान हो गई। वो बोली, अरे नहीं,
उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। परी की बात सुनकर अधिराज उसे खून लगा। उसने जानबूझकर परी के घर वालों के बारे में पूछा था। वहीं सूरज ये सब कुछ देखकर सोचने लगता है। अधिराज परी से बोला, ठीक है। अधिराज की बात सुनकर परी ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि अधिराज आगे बोला, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। अधिराज की बात सुनकर परी अब परेशान हो गई। वो अब अधिराज को कैसे बताए कि वो उस घर में वापस नहीं जा सकती है। अधिराज उसकी परेशानी समझ रहा था, पर वो देखना चाहता था कि परी आगे क्या करेगी। अधिराज अपनी कड़क आवाज में बोला, घर का एड्रेस बताओ। परी डरते हुए बोली, वो नहीं है। अधिराज उसे घूरते हुए बोला, क्या नहीं है? परी बोली, घर। अधिराज बोला, तो तुम रहती कहाँ थी? परी अपना सिर झुकाकर बोली, अपने चाचा चाची के घर, पर अब मैं वहां नहीं जा सकती। अधिराज गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मेरे घर चलो। अधिराज की बात सुनकर परी हैरान होकर उसे देखने लगी। वहीं सूरज तो शौक हो गया। सूरज आगे बढ़कर, भाई ये, वो इतना बोला ही था कि अधिराज ने उसे अपनी तीखी आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। सूरज की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। वहीं परी कुछ कुछ समझ रही थी, इसलिए वो बोली, नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। परी की बात सुनकर अधिराज उसे देखते हुए बोला, क्यों? परी थोड़ा हिचकिचाकर बोली, वो मैं ऐसे ही आपके घर पर नहीं रह सकती। मेरा आत्मसम्मान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। परी की बात सुनकर अधिराज और सूरज उसे इज्जत के साथ देखने लगे। अधिराज कुछ सोचकर बोला, तुम मेरे घर में फ्री में मत रहना, काम करोगी मेरे लिए? अधिराज की बात सुनकर सूरज फिर से शॉक हो गया। वहीं परी अधिराज की आंखों में देखकर बोली, मुझे गन चलानी नहीं आती और मुझे मारपीट करना भी नहीं आता और मैं किसी का मर्डर भी नहीं कर सकती। परी की बात सुनकर अधिराज अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। परी ने अधिराज को गन के साथ देखा था तो वो उसे गुंडा समझ बैठी थी। वहीं परी की बात सुनकर सूरज भी हैरान होकर मन में सोचने लगा, क्या सच में भाई इससे ये सब काम कराएंगे? फिर उसने अपना सिर झटक दिया। अधिराज अपनी घूरती हुई आंखों से बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे ये सब काम कराऊंगा? क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? अधिराज की बात सुनकर परी ने नाम में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद अधिराज, परी और सूरज हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठ गए। आगे एक ड्राइवर के साथ सूरज बैठा हुआ था। वहीं अधिराज परी के साथ पीछे बैठा था। उनके आगे और पीछे दो दो गाड़ी थी। परी ये सब बड़े गौर से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। आखिर में उसने अधिराज को देखकर पूछा, क्या आप बहुत बड़े गुंडे हैं? उसका सवाल सुनकर अधिराज ने अपनी काली गहरी आंखों से उसे देखा। वहीं परी की बात सुनकर आगे बैठा सूरज जो पानी पी रहा था वो जोर जोर से खांसने लगा और उसके साथ बैठा ड्राइवर भी अपनी आंखें फाड़ कर परी को देखने लगा। और परी बस अधिराज को ही देख रही थी, जैसे अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हो। अधिराज उसकी आंखों में देखने के बाद बोला, नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उसका जवाब सुनकर परी बोली, ओह, और चुप हो गई। वहीं ड्राइवर और सूरज अभी हैरान थे पर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। एक सर्वेंट ने जल्दी से आकर अधिराज की गाड़ी के साइड का गेट खोला। अधिराज ने जब देखा परी अपने में ही खोई हुई है तो उसने उसे आवाज लगाई। अधिराज की आवाज सुनकर परी अपने ख्यालों से बाहर आई और अधिराज को देखने लगी तो अधिराज ने उसे गाड़ी से बाहर उतरने को कहा। अधिराज बाहर उतर गया। उसके पीछे परी भी गाड़ी से उतर गई। उसने उसे अंदर चलने का इशारा किया। परी अधिराज के पीछे चलने लगी। अधिराज घर के अंदर गया और उसके पीछे परी और सूरज। घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। परी अपनी नीली आंखों से पूरे घर को देखने लगी। तभी एक 50 साल का आदमी अधिराज के सामने आकर खड़ा हो गया। अधिराज ने पीछे पलटकर परी को देखा जो घर देखने में बिजी थी। अधिराज उस आदमी से बोला, काका, मेरे बगल वाला कमरा साफ करवा देना। अधिराज की बात सुनकर वो आदमी बोला, जी बेटा। अधिराज आगे बोला, और कुछ खाने के लिए बना दीजिए। फिर परी को देखकर बोला, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से होकर ऊपर चला गया। परी भी उसकी बात मानकर सोफे पर बैठ गई। वहीं काका लड़की को अधिराज के साथ देखकर हैरान थे। उन्होंने सूरज को इशारे से अपने पास बुलाया। सूरज उनके साथ थोड़ी दूरी पर चला गया। काका परी को देखते हुए बोले, अधिराज बेटे के साथ लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा।
सूरज परी को देखते हुए बोला, अरे काका, वो हमें एक हादसे में मिली है, पर तब से भाई को पता नहीं क्या हो गया है, उसी के साथ रहते हैं और अब तो घर पर भी लेकर आ गए। इतना बोलकर वो परी को घूरने लगा। तभी परी की नजर भी उस पर चली गई तो उसने सूरज को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। परी की स्माइल देखकर सूरज के चेहरे पर भी अपने आप एक स्माइल आ गई। सूरज मन में सोचने लगा, वैसे लड़की प्यारी है। सूरज की बात सुनकर काका बोले, कहीं अधिराज बेटे को ये लड़की पसंद तो नहीं आ गई। काका की बात सुनकर सूरज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो काका से बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं काका? काका बोले, अरे तो तुम ही सोचो ना, अधिराज बेटे को कभी किसी लड़की के करीब देखा है? अरे हमेशा लड़कियां ही उसके आगे पीछे होती हैं और आज पहली बार अधिराज बेटा किसी लड़की को अपने घर लेकर आया है। काका की बात सुनकर सूरज किसी सोच में डूब गया। उसे हॉस्पिटल में देखा हुआ एक सीन याद आ गया, जब रात को सूरज अधिराज को देखने परी के कमरे में आया था। तब उसने अधिराज को परी के करीब बैठकर उसका सिर सहलाते देखा था। अब उसे भी यही लगने लगा कि अधिराज परी को पसंद करने लगा है। सूरज को ऐसे सोच में डूबे देखकर काका उसे हिलाते हुए बोले, तुम उस लड़की का ख्याल रखो, मैं खाना बनाता हूँ। इतना बोलकर वो किचन में चले गए। यहाँ अधिराज फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे आया। अधिराज जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तब उसने देखा परी सोफे पर बैठी यहाँ वहां देख रही है। वहीं उससे कुछ दूरी पर खड़ा सूरज उसे घूर रहा है। वो कुछ सोचकर सूरज की तरफ बढ़ गया। अधिराज सूरज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम उसे घूर क्यों रहे हो? अधिराज की आवाज सुनकर सूरज हड़बड़ा गया, फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अधिराज ने उसे एक तीखी नजर के साथ देखा। तभी काका ने आकर कहा, नाश्ता तैयार है बेटा। अधिराज परी के पास जाकर बोला, चलो नाश्ता कर लो। ये सुनकर परी खड़ी हो गई और अधिराज के साथ जाकर टेबल पर बैठ गई। सूरज भी उनके साथ ही बैठ गया। तीनों नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद अधिराज काका से बोला, काका कमरा तैयार हुआ? काका बोले, जी बेटा। अधिराज परी से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। इतना बोलकर अधिराज परी को अपने साथ लेकर ऊपर चला गया। वहीं नीचे सूरज काका के साथ सारे नौकर भी हैरान थे। काका ने चिल्लाकर सारे नौकरों को अपना अपना काम करने भेज दिया और खुद सूरज के साथ बात करने लगे। अधिराज परी को उसका कमरा दिखाने लगा। परी ने कमरा देखा जो बहुत खूबसूरत था। कमरा देखकर वो बहुत खुश हो गई। अधिराज उसे देखकर बोला, आज से तुम यहीं रहोगी, अब जाओ और चेंज कर लो। अधिराज की बात सुनकर परी जो अभी बहुत खुश थी वो उदास हो गई। उसे ऐसे उदास देखकर अधिराज ने पूछा, क्या हुआ? परी अधिराज की तरफ देखकर बोली, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अधिराज को भी याद आया कि परी के पास कपड़े नहीं है और ना ही घर में कोई लेडीज है जिसके कपड़े परी को दे सके। अधिराज कुछ सोचकर परी से बोला, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। फिर दरवाजे पर रुककर पलटकर बोला, और हाँ, अपना घाव मत भिगोना। इतना बोलकर वो चला गया। अधिराज के जाने के बाद परी खुद से ही बोली, इन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अधिराज नीचे आकर काके के पास आया। वहीं पर सूरज भी खड़ा हुआ था। अधिराज ने उन दोनों से पूछा, क्या घर में किसी लड़की के कुछ कपड़े हैं? अधिराज की बात सुनकर वो दोनों एक बार फिर हैरान हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सूरज बोला, भाई हमारे घर में ड्राइवर से लेकर कुक तक सिर्फ मर्द हैं, लड़की या औरत एक भी नहीं है, तो यहाँ लड़की के कपड़े कहाँ होंगे? सूरज की बात सुनकर अधिराज कुछ सोचकर अपने कमरे में गया और वहां से कुछ कपड़े लेकर परी के कमरे में जाने लगा। अधिराज जैसे ही परी के कमरे में आया तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और परी बाहर आई। परी को देखकर अधिराज के हाथ से कपड़े जो वो परी के लिए लाया था नीचे गिर गए और वो अपनी आंखें बड़ी कर परी को देखने लगा। वहीं अजीब सी आवाज सुनकर परी ने पलटकर देखा तो अपने सामने अधिराज को देखकर उसने जोर से चीख मार दी। दरअसल परी शावर लेकर बाहर आई थी और कपड़े नहीं होने के कारण उसने सिर्फ टॉवल पहन रखा था, इसलिए परी अधिराज को कमरे में देखकर डर गई और चीख मार दी। अधिराज परी की चीख सुनकर परी की तरफ से पीठ करके खड़ा हो गया। वहीं परी ने भागकर बेड से चादर खींचकर खुद को चादर में लपेट लिया। खुद को चादर में लपेटकर परी थोड़े गुस्से में बोली, क्या आपको पता नहीं है कि किसी लड़की के कमरे में जाने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए?
अधिराज वैसे ही खड़े हुए बोला, मैं आज तक किसी लड़की के कमरे में नहीं गया। अधिराज की बात सुनकर परी थोड़ा चौंक जाती है, पर वह कुछ नहीं बोलती। परी वैसे ही खुद को चादर में लपेटे वॉशरूम में जाने लगती है, पर चादर में लिपटी होने की वजह से कुछ कदम चलने के बाद चादर में उसका पैर उलझ गया और वो मुंह के बल सीधा जमीन पर गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर अधिराज ने जल्दी से पलट कर देखा तो परी चादर में लिपटी नीचे गिरी हुई थी। अधिराज भागकर उसके पास गया और उसे खड़ा करने लगा, पर चादर परी के पैरों के नीचे आ गई थी, जिससे परी इस बार अधिराज को लेकर गिर गई। अब परी नीचे और अधिराज उसके ऊपर था। परी की आंखें डर की वजह से बंद थी और अधिराज अपनी काली गहरी आंखों से उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। परी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नीली आंखें अधिराज की काली गहरी आंखों से टकरा गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबने लगी। तभी अधिराज के मोबाइल की रिंग बजती है तो दोनों होश में आते हैं। अधिराज खुद खड़ा होकर परी को भी खड़ा करता है, पर परी फिर से गिरने लगती है तो अधिराज उसे कमर से पकड़ लेता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर रख देता है। परी कुछ पल के लिए हैरान हो गई, पर कुछ नहीं बोली। अधिराज परी को बैठाकर गिरे हुए कपड़े उठाकर परी के पास आया और वो कपड़े उसके सामने बेड पर रखकर बोला, मेरे ही कुछ कपड़े हैं, देखो शायद तुम्हें आ जाए। बाकी तुम्हारे कपड़ों का कल कुछ देखते हैं, अब ये नहीं पहन लो। परी ने उन कपड़ों को देखकर अपना सिर हिला दिया तो अधिराज कमरे से बाहर चला गया। अधिराज ने कमरे से बाहर आकर अपना मोबाइल निकालकर वो नंबर देखा जिस पर से कॉल आई थी। अधिराज अपना मोबाइल लेकर कमरे में आ गया और अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हो गया। उसने अपने पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाली और अपने मुंह में रखकर लाइटर से जलाकर कश लेने लगा। तभी एक बार फिर उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने एक नजर मोबाइल पर दिख रहे नंबर को देखा, फिर एक तिरछी स्माइल के साथ कॉल रिसीव कर ली और साथ में अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझा दी। अधिराज ने कॉल अटेंड कर अपने कान पर लगाया तो सामने से एक गुस्से वाली आवाज आई, अधिराज ये तूने सही नहीं किया, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा काली दादा से पंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अधिराज हंसते हुए बोला, पहले पकड़ तो ले। काली दांत भींचते हुए बोला, अधिराज मेरी लड़कियों को वापस कर दे, तेरे लिए अच्छा होगा, तो एक बिजनेसमैन है, हमसे मत उलझ। काली की बात सुनकर अधिराज सख्त आवाज में बोला, काली मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये सब बंद कर दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भले ही एक बिजनेसमैन हूँ, कोई गुंडा नहीं तेरी तेरे, फिर भी मैं इतनी पावर रखता हूँ कि तुझे अपने पैरों तले रोंदने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी। इतना बोलकर अधिराज ने कॉल कट कर दी। अधिराज की आज बहुत जरूरी मीटिंग थी तो वो नीचे आकर सूरज से बात करने लगा। फिर दोनों कार में बैठकर कहीं चले गए। मीटिंग खत्म कर रात के समय अधिराज और सूरज घर आ गए। सूरज काका से बोला, काका बहुत भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। काका बोले, आप दोनों फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाता हूँ। सूरज अपने कमरे में जो कि नीचे था उसमें चला गया और अधिराज ऊपर अपने कमरे में चला गया। अधिराज फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया जहां सूरज पहले से ही बैठा था। अधिराज बैठा ही था कि काका बोले, बेटा उस लड़की को तो बुला लो। काका की बात सुनकर अधिराज को परी की याद आई और वो उठकर परी के कमरे की तरफ चला गया। अधिराज परी के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे दोपहर का सीन याद आ गया। अधिराज ने अपना सिर झुटककर दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से दरवाजा थोड़ा सा खुला और परी ने अपना चेहरा बाहर निकालकर अधिराज को देखकर कहा, जी बोलिए। अधिराज को थोड़ा अजीब लगा, वो बोला, डिनर करने चलो। परी परेशान होकर बोली, मैं कैसे आऊं? अधिराज उसे घूरते हुए बोला, अपने पैरों से। अधिराज की बात सुनकर परी मुंह बनाकर बोली, हाँ वो तो मुझे भी पता है। अधिराज बोला, तो पूछ क्यों रही हो? परी अधिराज की बात से चिढ़ गई। उसने चिढ़कर दरवाजा पूरा खोलकर कहा, मेरा मतलब है कि मैं ऐसे कैसे बाहर आऊं? अधिराज ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने परी को पहनने के लिए अपनी टी शर्ट और लौट दिया था। वो परी के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उस वक्त परी ने सिर्फ टी शर्ट पहना हुआ था जो उसके थाई तक आ रहा था और ओवर साइज होने की वजह से गले से एक शोल्डर नीचे उतरा हुआ था और उसने नीचे कुछ नहीं पहना था। उसे ऐसे देखकर अधिराज ने जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। अधिराज को ऐसा करते देखकर परी थोड़ा डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। अधिराज ने उसे डरते हुए देखा तो बोला, डरो मत, तुमने नीचे कुछ क्यों नहीं पहना?
परी चिढ़कर बोली, क्योंकि आपकी पैंट मुझे मेरी कमर में आ ही नहीं रही है तो कैसे पहनूं? जब भी पहनती हूँ नीचे सरक जाती है। अधिराज दोपहर काली का फोन आने के बाद और फिर मीटिंग की वजह से परी के कपड़े मंगाने की बात भूल गया था। अधिराज गहरी सांस लेकर बोला, तो आप? परी बोली, मैं दोपहर से एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकली, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आप मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आए। परी की बात सुनकर अधिराज उसे घूरते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैं किसी के हाथ भिजवाता हूँ खाना? परी थोड़ा नाराज होकर बोली, आप मेरे नौकर नहीं मालिक हैं। पर क्या आप चाहते हैं जैसे मैं अभी हूँ मुझे इस हालत में कोई और देखे? परी की बात सुनकर अधिराज भी सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना यहीं लेकर आता हूँ। परी खुश होकर बोली, ठीक है। अधिराज कमरे से बाहर जाने लगा तो परी उसे आवाज देकर बोली, सुनिए। परी की आवाज सुनकर अधिराज रुक गया और पलटकर उसे देखने लगा तो परी बोली, आप अपना खाना भी यहीं लेकर आइएगा, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। अधिराज ने बस परी को देखा और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। अधिराज नीचे आकर काका को देखकर बोला, काका एक प्लेट खाने की लगा दीजिए, वो ऊपर ही खाएगी। काका ने जल्दी से एक प्लेट में खाने लगाकर नौकर को आवाज दी। एक नौकर भागते हुए उनके पास आया। काका उसे थाली देकर बोले, अधिराज बाबा के कमरे के बगल वाले कमरे में लड़की है, उसे दे आओ। नौकर सिर हिलाकर जाने लगा तो अधिराज ने उसे रोक दिया। अधिराज उसके हाथ से थाली लेकर बोला, मैं खुद दे आऊंगा। इतना बोलकर वो जाने लगा। तभी उसे परी की बात याद आ गई, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। अधिराज वापस काका के पास आकर बोला, काका मेरी भी थाली लगा दीजिए, मैं भी ऊपर ही खाऊंगा। काका और सूरज अभी इसी बात से हैरान थे कि अधिराज परी के लिए खाना खुद लेकर जा रहा है। अब अधिराज की बात सुनकर दोनों को झटका लगा। अधिराज ने जब देखा कि काका बस अपनी जगह पर खड़े हैं तो वो फिर से उन्हें आवाज देकर बोला, काका जल्दी से एक और थाली लगा दीजिए। काका ने जल्दी से खाने की दूसरी थाली तैयार कर अधिराज के हाथ में दे दी। अधिराज खाना लेकर परी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं खड़े काका और सूरज उसे जाते हुए देख रहे थे। काका सूरज से बोले, देखा सूरज, अधिराज को वो लड़की सच में पसंद है। और सूरज ये सुनकर थोड़ा सोचने लगा, अगर ये सच हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अधिराज परी के कमरे में आया तो परी बेड पर बैठी हुई थी। अधिराज को देखकर वो खड़ी हो गई। अधिराज ने खाना टेबल पर रखकर परी को आने को बोला। परी उसके साथ आकर बैठ गई। दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते हुए परी अधिराज को चोर नजर से देख रही थी। वहीं जब अधिराज उसे देखता तो वो अपनी नजर झुका लेती। खाना खाने के बाद अधिराज ने परी से पूछा, एक बात बताओ, तुम बाकी सबके सामने ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहती थी, पर मेरे सामने तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों? अधिराज की बात सुनकर परी बोली, आपके सामने कैसे प्रॉब्लम होती? आपने तो मुझे सिर्फ टॉल में भी देखा है। परी की बात सुनकर अधिराज को खांसी आ गई और खांसते हुए ही कमरे से बाहर चला गया। उसे ऐसे जाते देखकर परी को हंसी आ गई। अधिराज अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। कुछ देर काम करने के बाद उसने लैपटॉप उठाकर रख दिया और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वही सब सोचते सोचते वो सो गया। एक लड़का एक लड़की के साथ एक जगह छुपकर बैठा था। लड़की उसे कुछ बोल रही थी और लड़का हाँ में सिर हिला रहा था। लड़की ने जब देखा कि लड़के की बाह से खून निकल रहा है तो उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उसका टुकड़ा उसकी बाह पर बांध दिया। कुछ देर रुकने के बाद लड़की लड़के को एक जगह छुपा कर जाने लगी। तभी लड़के ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ बोलती उससे पहले एक आदमी की आवाज आई, रानी बेटा कहाँ है तू? उस आदमी की आवाज सुनकर लड़की जल्दी से बोली, आ रही हूँ पापा। इतना बोलकर वो लड़के को ख्याल रखने का बोलकर चली गई और लड़का बस उसके नीली आंखों को याद करने लगा। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और साथ में लड़की की चीख सुनाई दी। अधिराज झट से बेड पर उठकर बैठ गया। उसने लैंप टेबल पर रखा गिलास उठाकर उसका पूरा पानी एक सांस में खत्म कर दिया। वो बेड से उठकर बालकनी में आ गया। अधिराज ने चांद को देखकर एक सिगरेट निकालकर मुंह में रखकर जला ली। वो कश लेते हुए सोचने लगा, आज बहुत दिनों के बाद वो सपना आया है, क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अधिराज कुछ देर ऐसे ही खड़ा रात के अंधेरे को देखते रहा। फिर वापस कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर में वो फिर से सो गया। अगली सुबह अधिराज उठकर तैयार हो रहा
रहा था कि तभी उसे याद आया कि परी के पास कपड़े नहीं है। अधिराज ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। सामने वाले के फोन उठाते ही अधिराज बोला, मेरे घर पर लड़कियों के पहनने के लिए कुछ कपड़े भेज दो, और हाँ, ढंग के कपड़े भेजना। इतना बोलकर अधिराज ने बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर दी। अधिराज तैयार होकर नीचे जाने लगा, पर फिर कुछ सोचकर परी के कमरे की तरफ बढ़ गया। अधिराज ने परी के कमरे के बाहर आकर पहले डोर नॉक किया। कोई हलचल ना होने पर उसने अंदर जाकर देखा, अंदर कोई नहीं था। वो पूरा कमरा देखता है पर उसे परी कहीं नहीं मिलती। अधिराज थोड़ा घबरा गया और नीचे चला गया। नीचे आकर उसने देखा तो वहां सिर्फ सूरज था। अधिराज उसके पास जाकर बोला, क्या तुमने परी को देखा? सूरज बोला, वो किचन में है। सूरज की बात सुनकर अधिराज किचन में चला गया। अधिराज ने देखा कि परी वहां पर काका की हेल्प से नाश्ता बना रही थी। उसने अपने पुराने कपड़े ही पहन रखे थे। दरअसल परी ने सोचा कि कब तक कपड़ों के बिना कमरे में बंद बैठी रहेगी। कल को भी पता नहीं कितनी देर से कपड़े आए। जब तक कपड़े नहीं आ जाते इन्हें ही धोकर डाल देती हूँ। सुबह तक सूख ही जाएंगे तो सुबह को नहा कर पहन लूंगी। कम से कम कमरे से बाहर तो निकल सकूंगी। रात को परी ने अपने मैले कपड़े धोकर डाल दिए और सुबह को नहाकर अपने पुराने कपड़े पहनकर ही वो नीचे आ गई थी। अधिराज ये देखने के लिए ही किचन में गया था कि परी ने कपड़े क्या पहने हुए हैं। जब उसने देखा कि परी ने अपने पुराने कपड़े ही पहने हुए हैं तो उसने चैन की सांस ली। अधिराज परी से कुछ बोलने ही वाला था, पर फिर वो बिना कुछ बोले वापस आकर सूरज के साथ बैठ गया। सूरज अधिराज को देखकर बोला, भाई आज वो चावला के साथ डील करनी है। सूरज की बात सुनकर अधिराज ने बस अपना सिर हिला दिया। तभी काका और परी नाश्ता लेकर आ गए। परी बैठ गई और काका सबको नाश्ता सर्व करने लगे। नाश्ता करने के बाद अधिराज सूरज के साथ जाने लगा। तभी परी उसे रोकते हुए बोली, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं क्या काम करूंगी। अधिराज कुछ सोचते हुए बोला, तू मेरे घर में काम कर रहे सारे सर्वेंट्स पर नजर रखना कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। इतना बोलकर अधिराज सूरज के साथ चला गया और वहीं परी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। 1 घंटे के बाद एक होटल के प्राइवेट रूम में अधिराज और एक आदमी आमने सामने बैठे हुए थे। अधिराज के पीछे सूरज खड़ा था और उस आदमी के पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। अधिराज उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, पूरे माल की डिलीवरी हो गई है, पर पैसे अभी तक नहीं आए। तुमने बहुत रिक्वेस्ट की थी इसलिए हमने माल की डिलीवरी कर दी, पर अब तुम पेमेंट करने में आनाकानी कर रहे हो। और वह आदमी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, अधिराज सर, वो मैं अगले हफ्ते दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसकी बात सुनकर सूरज ने अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दी। गन देखकर वो आदमी और डर गया। अब वो पूरा कांपने लगा। अधिराज टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखता है। सूरज ने जल्दी से लाइटर से अधिराज की सिगरेट जला दी। अधिराज एक लंबी कश लेकर बोला, मेरे पैसे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, पर अपनी गर्लफ्रेंड को उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए तेरे पास करोड़ों रुपए हैं। अधिराज की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो जल्दी से अधिराज के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो सर, गलती हो गई, कल ही आपके सारे पैसे दे दूंगा। अधिराज उसके बालों से पकड़कर उसका मुंह ऊपर करके बोला, कल नहीं, आज शाम तक अगर मेरी सारी पेमेंट नहीं हुई तो तेरी हड्डी भी तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी, समझा। इतना बोलकर अधिराज ने उस आदमी को झटके से छोड़ दिया। अधिराज ने उसे जाने का इशारा किया तो वह आदमी भागते हुए उस रूम से बाहर निकल गया। अधिराज अपनी सिगरेट खत्म करके उसे एस्ट्रे में बुझाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और बाहर निकल गया। उसके पीछे सूरज भी निकल गया। अधिराज अपनी कार में बैठ गया। सूरज कार ड्राइव कर रहा था। दोनों जा ही रहे थे कि तभी अधिराज की नजर एक कपड़ों की दुकान पर गई जिसमें लड़कियों के लिए कपड़े लगे हुए थे। अधिराज को अचानक कुछ याद आ गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। सामने वाले की कॉल उठाते ही अधिराज बोला, मैंने तुम्हें एक काम किया था, किया ये नहीं तुमने? सामने वाला थोड़ा डरते हुए बोला, भाई वो? अधिराज थोड़े गुस्से में बोला, मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, उसके पहले काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर अधिराज ने बिना सामने वाले की कोई बात सुने कॉल कट कर दी। अधिराज के घर पर परी यहाँ वहां घूमकर सारे सर्वेंट्स को काम करते हुए देख रही थी। फिर परी किचन में बैठकर काका से बातें करने लगी। तभी उसने देखा कि मेन दरवाजे से कोई छुपकर अंदर आ रहा है। वो एक लड़का था जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे और वो दबे पैर अंदर आ रहा था। उसे देखकर परी की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरने लगी।
वो लड़का धीरे धीरे यहाँ वहां देखते हुए घर के अंदर आ रहा था। वो कुछ इस तरह अंदर आ रहा था जैसे किसी से बच रहा हो। परी दबे पैर किचन से बाहर निकली और उसने वहीं पर रखी एक झाड़ू उठा ली। वो लड़का हॉल के टेबल पर अपने हाथ में पकड़ा सामान रखकर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और यहाँ वहां देखने लगा। परी चुपचाप दबे पैर उस लड़के के पीछे आकर खड़ी हो गई। लड़का जब यहाँ वहां देखने लगा तो परी जोर से उसे झाड़ू से मारने लगी और चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। चिल्लाते वक्त परी उस लड़के को झाड़ू से मारे जा रही थी। वो लड़का भाग भाग कर थक गया था, जिस वजह से वो गिर गया। उसके गिरते ही परी उसके पास आकर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। भागने की वजह से वो भी थक गई थी। तो परी ने एक नजर उस लड़के को देखा और अपनी आंखें छोटी करके बोली, चोरी करेगा? इतना बोलकर वो अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू से उसे मारने ही वाली थी कि तभी एक तेज आवाज वहां गूंजी। ये क्या हो रहा है? आवाज सुनकर परी ने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो आदिराज और सूरज दरवाजे पर खड़े थे। शोर शराबा सुनकर काका भी किचन से अपना काम छोड़कर आ गए थे और सारे नौकर भी इकट्ठे हो गए। वहीं आदिराज और सूरज अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे। वहीं नीचे गिरे लड़के की नजर जब आदिराज पर गई तो झट से खड़ा होकर भागकर उसके पास आया और बोला, भाई प्लीज मुझे बचा लो, ये लड़की मुझे मार देगी। परी ने जब उस लड़के के मुंह से आदिराज के लिए भाई सुना तो उसने झट से हाथ से झाड़ू नीचे फेंक दी। आदिराज ने लड़के को एक नजर देखकर फिर परी को देखा। परी की नजर आदिराज से मिली तो उसने आदिराज को अपने दांत दिखा दिए। आदिराज ने सबको घूर कर देखा तो काका समेत सब अपने अपने काम में लग गए। 2 मिनट बाद आदिराज इस सोफे पर बैठा था। उसके पीछे सूरज खड़ा था। परी और वो लड़का आदिराज के ठीक सामने अपना सिर झुकाए खड़े थे। आदिराज उन्हें घूरते हुए बोला, अब बोलोगे? तुम दोनों ने पूरे घर को सर पर क्यों उठा लिया था? लड़का डरते हुए बोला, भाई मैं तो बस कपड़े देने आया था। फिर परी की तरफ इशारा करके बोला, पर ये पागल लड़की मुझे झाड़ू से मारने लगी। आदिराज परी को देखकर बोला, अब तुम बोलोगी? परी आदिराज को देखकर बोली, मैं क्या करती? ये ऐसे दबे पैर चुपचाप अंदर आ रहे थे जैसे कोई चोर चोरी करने आता है, तो मुझे लगा ये चोर हैं तो मैंने भी मार दिया इनको। अब आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी और घर पर आप नहीं थे, तो आपके घर का ख्याल रखना तो मुझे ही था, तो मैं चोर को कैसे अंदर आने देती? आदिराज गहरी सांस लेकर लड़के की तरफ इशारा करके बोला, ये चोर नहीं है, मेरा दोस्त है चुप्पी। आदिराज की बात सुनकर खुशी उस लड़के को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, चुप्पी। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगी। वहीं चुप्पी उसे हंसते हुए देखकर घूरने लगा। वहीं आदिराज परी को हंसता हुआ देखकर उसमें खोस गया। परी की नजर हंसते हुए जब सब पर जाती है तो वो देखती है कि सब उसे ही देख रहे हैं, तो वो अपनी हंसी कंट्रोल करने लगती है। उसका हंसना बंद होते ही आदिराज चुप्पी की तरफ देखकर बोला, तुमने काम किया? चुप्पी जल्दी जल्दी 3-4 बार हाँ में सिर हिला देता है। आदिराज उसे देखकर बोला, तो कहाँ है सामान? चुप्पी जल्दी से जाकर सामान लेकर आया और आदिराज के सामने रख दिया। आदिराज सामान को देखकर परी से बोला, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। आदिराज की बात सुनकर परी की आंखें चमक उठी। आदिराज उसे देखकर बोला, लेकर जाओ अपने कमरे में। आदिराज की बात सुनकर परी सारे बैग्स उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आदिराज भी उठकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। आदिराज और परी के जाने के बाद चुप्पी सूरज के पास आकर बोला, सूरज भाई ये लड़की कौन है? और सूरज ने उसे देखकर गहरी सांस लेकर सब बता दिया कि कैसे उन्हें परी मिली और आदिराज उसे घर लेकर आ गया। सारी बातें सुनने के बाद चुप्पी अपनी आंखें बड़ी करके और मुंह खोले आदिराज और परी के कमरे की तरफ देखने लगा। सूरज ने उसे जब मुंह खोले देखा तो उसके पास आकर उसका मुंह बंद करके बोला, अभी तो रुक और झटके लगेंगे। इतना बोलकर सूरज भी अपने कमरे में चला गया और चुप्पी वहीं परेशान खड़ा रह गया। परी अपने कमरे में आकर सारे बैग्स खोलकर देखने लगी। जब परी ने सारे बैग्स खोलकर देखे तो खुश हो गई, क्योंकि सारे कपड़े वैसे ही थे जैसे परी पहनती थी। वो सारे कपड़े अपने ऊपर लगाकर आईने में देखने लगी। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो बेड पर बैठकर सोचने लगी। वहीं आदिराज अपने कमरे में शावर के नीचे खड़ा था और बार बार उसके चेहरे के सामने परी का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। आदिराज परी के हंसते हुए चेहरे को याद कर अनजाने में ही मुस्कुराने लगा। वो अपने कमरे में आकर तैयार होकर नीचे आया और नीचे आकर सोफे पर बैठ गया। तभी सूरज और चुप्पी उसके पास आकर खड़े हो गए
आदिराज उन्हें देखकर अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोला, कुछ बोलना है? चुप्पी थोड़ा डरते हुए बोला, भाई वो लड़की क्या हमारी भाभी है? आगे क्या होगा? कौन है आखिर परी? और आदिराज उसे पहले से कैसे जानता है? क्या आदिराज को परी से प्यार हो जाएगा? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।